Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medical Info and series of Pharmacology lectures. हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को और एनसेड्स के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्लास 1 यानी कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की कुछ सब क्लासेस को, जिनमें इंक्लूड थे सैलिसिलेट्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स और इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग सब क्लासेस ऑफ द नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, जैसे कि एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स को, पायराजोलोन डेरिवेटिव्स को और फिनामेट्स को। अगर आपने एनसेड्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पार्ट 1 लाजमी तौर पे देखें ताकि आप इस लेक्चर के साथ सिंक्रोनाइज हो सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की सब क्लास एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स को। और इस सब क्लास के अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनमें शामिल है कीटोरुलैक एंड इंडोमेथासिन। कीटोरुलैक जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो इंडोमेथासिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्लोजर इन न्यूनेट्स। इसके अलावा इंडोमेथासिन को यूज़ किया जाता है बार्टर सिंड्रोम यानी कि डिक्रीज पोटाशियम इन द बॉडी इन कम्बिनेशन विद स्पायरोनोलैक्टोन, जो कि एक पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये भी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉन सेलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड है हेडेक एंड ड्राउजीनेस। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की जो नेक्स्ट सब क्लास है वो है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, और इसमें ड्रग्स इंक्लूड हैं फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स के साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड हैं एग्रेन्युलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की जो नेक्स्ट सब क्लास है वो है फिनामेट्स, और इस सब क्लास में ड्रग्स इंक्लूड हैं मेफिनेमिक एसिड, फ्लूफिनेमिक एसिड एंड मैक्लोफिनेमिक एसिड। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के बाद जो सेकंड नंबर पे क्लास है एनसेड्स के अंदर वो है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसे एनसेड्स जो प्रेफर करेंगे कि वो कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करें। और प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेलोक्सिकेम, निम्सोलाइड, इटोडोलैक एंड निब्यूमिटोन। डिक्लोफेनेक जो है ये टैबलेट और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और डिक्लोफेनेक की जो टिश्यू पेनिट्रेशन पावर है वो बाकी प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की निस्बत ज़्यादा होती है। अगर निम्सोलाइड की बात करें तो ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करने के साथ साथ सेवरल मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करती है, and it is also well tolerated in aspirin intolerant asthma patients. Preferential COX 2 inhibitors के major side effects में include हैं cardiovascular events such as myocardial infarction and stroke by decreasing the prostaglandin I2 level. As a result, platelet aggregation and vasoconstriction take place. जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में मुश्किल होगी, तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के और स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसके नतीजे में जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 के दरमियान एक बैलेंस होता है, ये दोनों बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसका काम होता है प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाना और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाना, जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है ये वैसोडाइलेशन करवाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल को मेनली जो है वो कॉक्स 2 एंजाइम मेंटेन कर रहा होता है, जबकि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 का लेवल है वो मेंटेन किया जाता है कॉक्स 1 एंजाइम की हेल्प से। जब हम कॉक्स 2 को ब्लॉक करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चूंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 इन्वॉल्व होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन में और वैसोकंस्ट्रिक्शन में, तो बॉडी के अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 का लेवल इंक्रीज होने की वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, ब्लड की जो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई है उसको मेंटेन करने में डिफिकल्टी होगी और वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं।
आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स और कुछ ऐसे एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक ड्रग्स जिनकी पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। शुक्रिया।